सो पेंटिंग का ये फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री एंड अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट फ्रॉम 3000 बिफोर क्राइस्ट टू 600, ठीक है। फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, to Mauryan density 3rd century before Christ, we see a gradual development in art and craft. Artists of Harappan period were extremely skilled. Mauryan period marked a new beginning in Indian history. ठीक है, जो आर्टिस्ट हुआ करते थे हरप्पन पीरियड के टाइम के, वो एक्सट्रीमली स्किल्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और स्किल्ड उन्हें कह सकते हैं। वो स्कल्पचर्स मेकिंग और इन सब में बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, उनको बहुत अच्छे से उनका आर्ट वर्क हुआ करता था। मॉडर्न पीरियड मार्क न्यू बिगिनिंग, और फिर मॉडर्न पीरियड जो था उस वक्त एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हुआ कि जिस वक्त ये सारी आर्ट की चीज़ें ज़्यादा बाहर आने लगी। Highly polished quality of a sculptured pillars from the Ashokan period are treasure of Indian art. फिर उसके बाद अशोकन पीरियड जब था उस वक्त पहले ये स्कल्पचर्स बना करते थे बट इतने पॉलिश्ड नहीं हुआ करते थे। बट नाउअडेज जब अशोकन पीरियड स्टार्ट हुआ उस वक्त ये सारे जो स्कल्पचर्स हैं, जो पिलर्स थे, वो एकदम हाईली पॉलिश्ड मिलने लगे। पॉलिश्ड ये क्वालिटी ऑफ स्कल्पचर्ड और पिलर्स जो है वो दिखने लगे। There also the tradition of popular folk art which continued in the form of crude मदर गॉडेस फिगर, ठीक है। एक फोक आर्ट का भी एक ट्रेंड आया, उस वक्त ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ which continued in the form of crude मदर गॉडेस, ठीक है, का ये फिगर हुआ करता था। After the Mauryans, when the Sanghas came to the power, they continued with the artistic activity and we got the great stupa and sculptures of Sachi in the state of Madhya Pradesh, ठीक है। स्तूपा और जो स्कल्पचर्स है ये हमें मिले ऑफ सांची इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। The cushions who had come from outside India helped in a progress, और फिर इसमें जो कुशन जो थे जो आउटसाइड इंडिया से आए हुए थे इसमें उन लोगों ने हेल्प किया, ठीक है, इस प्रोसेस में कंटिन्यू किया। During this period we see the development of a sculptured proportionatures for the first time. Gupta period is regarded as the golden period of Indian art history. Gupta period जो रहा उसे हम लोगों ने golden period कहा Indian history का। Refinement came in the representation of human figures. Some of the most important art centers during the period were Mathura, Sarnath, Ujjain, Ahichitra, ठीक है, एंड अदर। ये अलग अलग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स बनकर रह गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन सारे आर्ट वर्क का फाइंड आउट किया जाता, बनाया जाता था। ये सेंटर रहा करते थे ये सारे जो डिफरेंट जगहें हैं। Gupta sculptures show the perfect balance and blending of style, the skill, the mastery and the imagination. The religious sculptures show the divine quality, the slight tilt of the clip, the full roundness of the figure, accurate curving and simplicity became the stylistic stamp of the Guptas, along with the religious secular sculptures were also produced in a large extent. Famous painting of Ajanta were done during this period. Besides painting and sculptures, the new development in the art was the cave and temple architectures. Some of the important sites in the respect are the Udaygiri caves in the Madhya Pradesh and Nachna and Bumra, where temples architecture started in the nutshell. It can be said that Gupta period is a classical period of the Indian history. गुप्ता पीरियड को क्लासिकल पीरियड की तरह से भी कहा गया है, ठीक है। इसमें अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो सामने देखने मिली, ठीक है, ये पेंटिंग्स उस वक्त देखने मिली थी। इसके साथ साथ उन्होंने स्कल्पचर्स डिफरेंट उसको बेल्ड करना, उसको मोल्ड करना, उसमें डिफरेंट शेप्स लाना, उसके लिप्स क्रिएट करना, राउंडनेस क्रिएट करना, फिगर लाना, सारे डिफरेंट एक्यूरेट कर्विंग और सिंप्लिसिटी लाना उसमें, ये सारी चीजें उस वक्त गुप्ता पीरियड में देखने मिला। इसके साथ साथ उन लोगों ने एक और चीज देखी, लाइक
where temple architecture started, टेम्पल का भी आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसमें भी मतलब वेरियस डिजाइन्स क्रिएट करना, उसमें भी सारे अलग अलग तरीके के उसको कटिंग्स देना, उसको शेप्स देना, ये सारी चीजें उसको देखने मिली। और इस पीरियड को हमने गुप्ता पीरियड को एक क्लासिकल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा। So here is one of the picture you can see in your book also, dancing girl, ठीक है। ये इन्होंने म्यूजियम से लिए हुए कुछ स्कल्पचर्स है उस टाइम के, ठीक है। डांसिंग गर्ल जो टाइटल है मेटल का था, हड़प्पन पीरियड के टाइम का है, 2500 बिफोर क्राइस्ट का मोहनजोदारो फाइंडिंग साइट है इसका, एंड 4 इंचेस अप्रॉक्स की इन्होंने बताई हुई है। आर्टिस्ट कौन है वो अननोन है, बट कलेक्शन है हमारा म्यूजियम जो है न्यू दिल्ली का जो म्यूजियम है उसमें का नेशनल म्यूजियम जो है वहां से इन्होंने ये कलेक्ट किया है। जनरल डिस्क्रिप्शन अगर इसके बारे में देखें तो दिस स्टैचू is made of metal and is probably one of the finest example of artistic and technical skills of Indus Valley craftsmen। ये Indus Valley craftsmen के टाइम, इंडस वैली के टाइम, ठीक है, ये वहाँ का है, मतलब वो क्राफ्ट्समैन जो थे उन लोगों ने इसे बनाया था, मेटल का है। दिस फीमेल फिगर एट द सेम टाइम शोज द फाइन स्किल ऑफ मेटल। ये कितना मतलब अच्छी तरीके से उसको सारा टेक्सचर्स दिए गए हैं, उसको शेप्स दिए गए हैं उस टाइम में भी। कास्टिंग एंड आर्टिस्टिक रिफाइनरी, द figure is linky, thin and rhythmic in a character. Some very interesting points can be noticed in the sculpture. First of all, while she has been showing without clothes, in her left hand she has a bangles till almost her shoulder तक उसके bangles हैं, very much like we can find in a tribal people of modern days in a Gujarat and Rajasthan। गुजरात और राजस्थान में ये मॉडर्न डेज के टाइम पीरियड का इस तरीके का लुक हुआ करता था, मतलब वो जो फीमेल्स हुआ करती थी इस तरीके के बैंगल्स वो शोल्डर तक पहना करते थे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नोटिस इन द हेयर स्टाइल, while the other mother goddess figure which have been found from the civilization have a queer and elaborate hairstyle। hairstyle को भी उन्होंने properly उसको curves वगैरह जो भी है properly उसको डिजाइन किया है। This figure shows a much contemporary style। Her hair is tied in a bun। Also to be noticed is its curious posture। She stands in a resting posture with her right hand at her waist and her left hand on her left thigh। The casting is perfect, which shows accuracy of the artist in a metal casting during the thought. This is approximately 4 inches in a height only. It seems to be large one to use us। This is what makes it really unique। The craftsmanship and artistic skills have been blended successfully in dancing girl। ये जो dancing girl जिस आर्टिस्ट ने बनाई होगी, मतलब उस वक्त भी कितना आर्ट उनका क्लियरली उसने डिफाइन किया है, इतना स्मूथ वर्क, इतना परफेक्ट उसके कर्व्स जो है उसको पूरा जो डिजाइन किया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे उसका एक पोस्चर भी अलग से डिफरेंट से बताया है, किस तरीके से उसने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज कर एक प्रॉपर मेटल कास्टिंग किया हुआ है उन्होंने। सो सक्सेसफुल इन डांसिंग गर्ल, वो जो जिस भी आर्टिस्ट ने बनाया है, क्राफ्टमैन ने, वो परफेक्टली उन्होंने सारी चीजों को प्रॉपर कर्व्स मोल्ड दिया हुआ है। उसके बाद एक और पिक्चर हमारे पास है, रामपुर बुल कैपिटल। लेट्स सी द डिटेल्स। ये पॉलिश्ड सैंडस्टोन है, ठीक है, मौर्यन पीरियड का है, 3rd सेंचुरी का है। रामपुर 7 फीट अप्रॉक्स इसका साइज उन्होंने बताया है, हाइट, ठीक है। आर्टिस्ट वो भी अननोन है, बट ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता का जो है वहाँ से इन्होंने इसको इसका ये कंटेंट लिया हुआ है पिक्चर। इसका जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हुए, Emperor Ashoka engraved his edict and teachings of Lord Buddha on pillars, rock surface and tablets। अशोकन पिलर have been found in almost every region of India, ठीक है, हर एक रीजन में इंडिया के ये अशोकन पिलर्स हम लोग को देखने मिल सकते हैं। Except extreme southern regions, his pillars consist of the 3 parts: base and elongated shifted and the decorated crown of pillar।
called the capital. Capitals are mostly constituted of one or more animal figure. ठीक है, जनरली एक से ज्यादा एनिमल फिगर्स से बनता है. एंड इंटरवेटेड लोटस which served as a base of this animal figure. Base of this animal figure, a thick disc kind of structure known as abacus is between the animals and lotus. Bull capital is one of the most famous one among the Ashokan capitals. ये बहुत famous हुआ करता था उस वक्त Ashokan capitals. It is also known as Rampur Bull capital after the name of place from where is this found, जहाँ से ये found किया गया, उसके बाद इसको इस तरीके का नाम दिया गया. This particular one is comprised of a bell-shaped inverted lotus at the base. The abacus and on the top animal part a majestic bull. There are plant designs around the abacus. Scholars are the option that this motifs has either come from earlier Middle East or a post-Greek style. The designs are very minutely and accurately carved. The figure of the bull dominates over the lotus and the abacus through the part of the stone in between the four legs is not carved out. It doesn't disturb the strength or beauty of the bull. ठीक है, इसकी वजह से कोई ब्यूटी नहीं लगी है. We can feel the weight and power of the animal. Even we can feel the weight and power of the animal, and there lies the success of the artist. In fact, the ornate quality of the lotus base and the abacus create a construct with a plain representation of bull. इसको इतने इस तरीके से कर्व, उसको सारा कर्व्स जो है उसके जो डिजाइन्स इतने प्रॉपरली दी हुई है बुल उसको बनाने के लिए. The carving of bull obviously shows the mastery of the Indian sculpture over their subjects. तो किस तरीके से उन्होंने बुल को बनाया है इतने परफेक्टली कि वो मास्टरी की हुई हो इंडियन स्कल्पचर्स में over their subject. What is the unique about this bull? Capital is its extremely polished quality. This is one of the most important characteristics of the Mauryan sculptures from Ashokan period. ठीक है, ये एक बहुत important characteristic बोल सकते हैं Mauryan sculptures का from the Ashokan period of time कि इतने quality wise उसको extremely polished किया, इतना quality wise. ठीक है, according to the scholars, the techniques of high polish was learned from the sculptures of Middle East. मिडिल ईस्ट के जो आर्टिस्ट जो हुआ करते थे, स्कल्पटर्स जो हुआ करते थे, वो लोग इस तरह का हाई पॉलिश वर्क किया करते थे. इसके बाद एक और एक पिक्चर हमारे पास है जिसमें ब्लैक प्रिंसेस है, प्रिंसेस. इसकी डिटेल्स देखते हुए तो वॉल पेंटिंग है, ये गुप्ता का पीरियड है, 2nd सेंचुरी का है ये to the 6th century. एंड अजंता फाइंडिंग साइट इसका अजंता का है, अराउंड 20 feet into 6 feet अप्रॉक्स इन्होंने बताया हुआ. आर्टिस्ट अननोन है. जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हुए द केव्स ऑफ अजंता आर सिचुएटेड नियर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. ठीक है, अजंता के जो केव्स है वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में. द केव्स आर नेम्ड आफ्टर द नियरबाई विलेज अजंता. The caves, including the unfinished one, are 30 in the number. Some of the caves served as a Chaitanya's worshipping places. ठीक है, सब कुछ caves को Chaitanyas कहते हैं, जो worshipping करने के लिए places जो होते हैं. And most of them were vihars, बड़े-बड़े vihars जो होते हैं, monsters. Ajanta paintings were done in 2 phases. First, the Hynayana phase, where Lord Buddha is represented in a symbols, and the second one is Mahayana phase, where they show the human form. Human form में बताया हुआ है. Most of the Ajanta paintings were done in the Venkataka period. Ajanta paintings occupies a unique position in the history of Indian painting. Unique position in the history of Indian painting. Ajanta paintings are not done in a fresco. Fresco is a technique where colors are mixed with the water, soluble blenders, and painted on either dry or wet plasters.
ड्राई और वेट जो प्लास्टर्स होते हैं उस पर किया जाता है, ठीक है। But Ajanta artists have used traditional techniques of tempera. The themes of Ajanta paintings were primarily religious in nature, but at the same time, they also gave enough scope to the artists to show their creative, imaginative skills. ठीक है, इन्होंने एक enough time दिया था, but at the same time, they also give enough scope दिया to the artist, वो आर्टिस्ट लोगों को इतना अपॉर्चुनिटीज दी, ठीक है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी बता पाए, इमेजिनेटिव स्किल्स को रिप्रेजेंट कर पाए। द बेस्ट पार्ट इज दैट इवन बीइंग रिलीजियस पेंटिंग्स दे कैन बी एंजॉयड बाय अ कॉमन पीपल। भले ही वो रिलीजियस पेंटिंग होने के बाद भी वो उसे कॉमन मैन भी एंजॉय कर सकते हैं, इतनी अच्छी पेंटिंग्स है। ब्लैक प्रिंसेस इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अजंता पेंटिंग्स। द फ्री फ्लोइंग लाइन, subtle rhythm of a body contour, the slight tilt of the face and curves of the eyes, all shows the mastery of the artist and his control over the brush. सारी की सारी चीजें जो है उसका पूरा के पूरा जो पेंटिंग है वो उससे पता चलता है कि कितनी मास्टरी होगी वो पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट में और कितना कंट्रोल होगा उसका उस ब्रश पे जब वो पूरा पेंटिंग कर रहे होंगे। इवन द डैमेज पेंटिंग गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ ब्यूटीफुल द कलर्स वर। अब भी डैमेज होने के बाद भी वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतने सालों बाद भी अगर वो उसमें कुछ भी थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई हो नेचुरली तो उसमें भी फिर भी वो इतना ही कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। देयर इज अ लिरिकल क्वालिटी इन अ पेंटिंग, द सॉफ्टनेस ऑफ द बॉडी, कंटूर, सबटाइल बैंडिंग ऑफ द नेक and the simplicity give a heavily quality of the painting. The colors used have been very earthly and devoid of any loudness. इतने अच्छी तरीके से उसका कलर्स कॉम्बिनेशन है कि आफ्टर दिस मच ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आज भी वो इतने ही अट्रैक्टिव, देखने में कलरफुल लग रहे हैं। So this is what the different parts we have discussed. Black Princess, last one. Chapter 2, History and Appreciation of Art from 7th to 12th AD. The post-Gupta period in India is known for the progress in temple architecture and sculptures. ठीक है, उसके बाद जो गुप्ता पीरियड का टाइम था इंडिया में तो वो टेम्पल आर्किटेक्चर और उसके स्कल्पचर्स पे ज़्यादा फेमस हुआ। Major dynasties like Palwas, Cholas, Hoysalas in the south and the Palas, Sinas and Gangas in the east patronized this progress। मतलब जो राजशाही जो उनकी वंशज जो थे उनके टाइम से। In the south, in the Mahabalipuram and Mamalapuram, we see the Panchchatras and the Mandapa structures, while Palwas and their revivals, Western Chalukyans are remembered for their sculpture activities. Cholas and Hoysalas would be always remembered for their temple projects. ठीक है, ये डिफरेंट जो थे ये अपने इनके टाइम से मतलब टेम्पल से रिलेटेड जो सारे उनके स्कल्पचर्स हुआ करते थे, उनकी जो डिजाइन्स हुआ करती थी, ये उन चीज़ों के लिए फेमस हुआ करते थे। Cholas आर्टिस्ट एक्सीलेंस इन द टेक्निक्स ऑफ ब्रोंज कास्टिंग। ब्रोंज की कास्टिंग के लिए ये लोग बहुत अच्छे, इनका एक्सीलेंसी था, अच्छे वर्क किया करते थे, एक्सपर्टीज कह सकते हैं हम लोग। इंट्रिकेट मेटल स्कल्पचर्स व्हिच डिलेक्ट्स एंड रिदमिक बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, इतना परफेक्ट हुआ करता था हर एक चीज, बॉडी सारी जो भी उनका बॉडी मूवमेंट्स जो थे, जो का पूरा उनको डिजाइन करना होता था, उनके कर्व्स देने पड़ते थे, तो वो सब इनका रिदमिक था, हर एक चीज परफेक्टली ही हुआ करती थी। But at the same time, Cholas period has also given us some of important temples of southern India, like the Ganga-Konda Cholapuram temple and the Brihadeshwar temple and others। ठीक है, ये जो temples है ये के टाइम में बने हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा इन डिटेल की हुई स्कल्पचर्स का ये इनका एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स साउथर्न इंडिया में है। ठीक है, दिस टेम्पल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर सिंप्लिसिटी, मॉन्यूमेंटलिटी एंड मैजेस्टिक क्वालिटी। इन चीज़ों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी जो क्वालिटी है सिंप्लिसिटी वाइज, मॉन्यूमेंटलिटी और इसके बोल सकते हैं मैजेस्टिक जो वे में उसको पूरे टेम्पल को बनाया है, वो चीज़ देखने का है। नेक्स्ट इन द इम्पोर्टेंस वाज
Hoysala art. Hoysala art style was a mix of intricate design and detailed study. During the rule of Hoysala's kings, many important temple projects were given shape. Speciality of Hoysala's period temples are the presence of temple sculptures as a part of architecture. They form an important part of the architectures. In the eastern part of the country, some of the temple projects were taken up by the Ganga rulers, like the Mukteshwar temple, Lingaraja temple and Rajrani temple in Orissa. Some of the most important Indian temples of Kanchipuram, Chennai, Bhubaneswaram, Bankura and Belur and Hilbid were built during this time. Artistic by this time had become more and more proficient in the carving and other techniques. Hence, this particular time is very important to understand the development of Indian art and architecture. तो ये जो टाइम पीरियड था इस वक्त मतलब टेम्पल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया. इनके जो एक्टिविटीज थी स्कल्पचर से रिलेटेड हुआ करती थी, उनके डिजाइन से रिलेटेड हुआ करती थी, वो ज़्यादा इन पीरियड्स में हुआ. ये जो डिफरेंट जो वंशज थे उन लोगों ने ये टेम्पल्स का काम स्टार्ट करवाया था और उस पीरियड में इस तरीके के टेम्पल्स पे आर्ट वर्क करवाया करते थे. इवन टुडे आल्सो वी कैन सी इन मैनी टेम्पल्स इस तरह का आर्ट वर्क हुआ करता है. अर्जुनास, पेनेगनिन्स और गणविक्टरन रामा. 2.1 अर्जुनास, पेनेगनिन्स और गंगवंतराना टाइटल है. ठीक है. स्टोन इसका एक मीडियम है स्टोन और पालवा पीरियड का है 7th सेंचुरी का. मल्लनपुरम चेन्नई का है 91 फीट इंटू 152 फीट का इसका अप्रॉक्स दिया हुआ है. आर्टिस्ट अननोन है. लेट्स सी द जनरल डिस्क्रिप्शन. द मॉन्यूमेंट ऑफ पालवास कंसिस्ट ऑफ केव टेम्पल्स. ये केव टेम्पल्स का है and structural temples plus a few monolithic structures. One of the most important sculpture work of this period is a Malappuram. The relief is on two huge boulders. The sculpture is uneven but very distinct and spontaneous in representation. वो थोड़ा uneven है but फिर भी distinct और spontaneous है representation में. उसका जो present किया है उसको जिस तरीके से उसको present कर रहा है it was very spontaneous. There is a flow in the whole composition. There is a crowd of life-size human and animal figures. उसमें different humans और animal figures को include किया हुआ है. They include gods, demigods and sages all in a flying position. ये different इस तरीके के चीजों को इन लोगों ने flying position में रखा हुआ है. There is a cleft in the between the two boulders. All the figures are shown facing the cleft. Through there are lots of movements and energy of upper part of the relief. In the lower part of composition, the life shown almost clamped down. The ascetic figure in the crowd has been shown in the immediating postures. The name of the relief, according to some of the scholars, is Ganvantarana, where Shiva has been shown receiving the flow of Gangas in his hair. ठीक है. जिसमें receiving the flow of Ganga river जो है उनके बालों में इस तरह का एक बताया हुआ है. To this right, to the left cliff, a four-armed figure larger than all the rest of them identified as a Shiva by the trident over his shoulder and his group of flow ears. Other thing that it should be known that Arjuna's penance, because a male figure which they think is an Arjuna, एक male figure भी है जिसको अर्जुना कहकर उन्होंने कहा हुआ है, has been shown at one end as a posture of meditation. वो meditation के posture में रखा हुआ है at the end posture of meditation. This is a densely Palwa period work. ये इस पीरियड का वर्क है. There is an enormous speed and monumentality in the sculptures. The animal figures and their characterization show the close observation of artists. For example, the sleeping baby elephant. इस तरीके के सारे जो स्कल्पचर्स है बनाए हुए हैं, डिजाइन किए हुए हैं. स्लीपिंग बेबी ऑफ एलिफेंट है. द मंकी फिगर है. द डियर स्क्रैचिंग इट्स नोज है.
all shown their accurate study of the natural world. ये सारी नेचुरल चीजों को उन लोगों ने ऐड किया है. Figures have softness in the treatment and roundness. This has been regarded for ages as one of the most masterpiece of the Indian sculptures from the southern part of the country. ये masterpiece है Indian sculptures में from the southern part of the country. इसके बाद एक और पिक्चर उन्होंने दिया हुआ है, कृष्णा सपोर्टिंग अ माउंट गोवर्धना. ठीक है, ये जो है वो स्टोन में से ही इसको पूरा डिजाइन किया हुआ है. होयसालास पीरियड का है, बेलूर और का फाइंडिंग साइट है इसका, बेलूर में दिखा है ये, एंड 3 फीट का है. इसका जनरल डिस्क्रिप्शन देखते हैं. टेम्पल आर्किटेक्चर्स were on the most important activity during Hoysala's period. Beside the elaborate temple architectures, each temples of this period was decorated with sculptures. ये सारे के सारे जो temples हैं इस period में इस तरह के sculptures से डिजाइन किए हुए होते हैं, which form an intrinsic part of the architectures. The Hoysala style is named after one of the famous densities of decay, which emerged around the middle of the 11th century and generally considered had come to an end in the mid 14th century. ठीक है, इस वक्त के वो कोई राजा होंगे जिसके बाद ये सारी चीजें जो उनके वंशज होंगे इन लोगों ने इस चीजों को बनवाया और डिजाइन करवाया. The capital of the Hoysala's kings was Dharvansumudra. The modern Halibut Hoysala style is unique in its own way and highly categorized. ये हमेशा से यूनिक रहा है होयसाला स्टाइल और ओन वे उसके अलग तरीके से हाईली कैटेगराइज्ड है. द अर्लीस्ट मेजर होयसाला टेंपल्स आर एट बेल्लूर. होयसाला स्कल्पचर शो डीप क्रीविंग एंड अंडरकटिंग, सॉफ्ट रिदम ऑफ बॉडी, कंटिन्यूअस डिलिकेट एंड इनट्रिकेट डिजाइन्स. ठीक है, मतलब उसका डीपली अच्छी तरीके से इन डिटेल उसका पूरा वर्क किया होता है. डीपली कर्व एंड अंडर कटिंग, इन डिटेल उसका कटिंग भी किया होता है. हर एक शेप को सॉफ्टली उसने डिजाइन किया होता है. एक सिस्टमैटिक रिदमेटिक एक बॉडी को पूरा डिजाइन किया होता है. डेलिकेट एंड इंट्रिकेट डिजाइन, तो उसकी जो डिजाइंस भी होती है वो बहुत अट्रैक्टिव, हर एक उसको शेप स्मूथली कट आउट अच्छे से दिए होते हैं. डीप क्रीविंग एंड अंडर कटिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द सॉफ्ट स्टोन. सॉफ्ट स्टोन से उसको पूरा डिजाइन किया होता है. इट गिव्स द रिच सरफेस स्ट्रक्चर एंड इट्स रिस्पांसिबल फॉर द इनट्रिकेट एंड डिटेल सीन. रिच सरफेस इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होता है और डिटेल सीन्स इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं, करते हैं. दिस कृष्णा स्कल्पचर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेलिकेट एंड इंट्रिकेट होयसाला carving. The whole incident has been showing in layers. पूरा जो incident होगा उसको layers में लोग represent करते हैं. The obvious placement of Krishna at the central figure with the human beings and cattle in the different layers present as an interesting way of narration. ठीक है, human beings भी है, उसमें cattle भी है, वो भी एक अलग scene है, उसको भी एक अलग से represent किया हुआ है. Through Krishna has been shown in the heroic form, a stance of standing and the rhythmic limbs bring softness in the whole composition. उसका जो खड़े रहने का तरीका है एक rhythmic way में उसको खड़ा रखा गया है. ठीक है, bring softness, वो एक softness create कर रहा है वो पूरे scenario के लिए, वो पूरे scene के लिए, for whole the composition. जो भी ये सारा composition है जिसमें कैटल्स भी है, ह्यूमन बींग्स भी है, एक अलग लेयर में उसको प्रेजेंट किया है, साथ में कृष्णा की स्टैंडिंग है. ठीक है, एक रिदमिक पूरा कंपोजिशन है. वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस इज द लाइवनेस ऑफ द एनिमल्स फिगर. जो एनिमल्स है वो एक लाइव लग रहे हैं और इतने इंटरेस्टिंगली उसको मतलब इतने अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया है. विद हैवी ब्रेस्ट एंड पॉकेट्स, एलॉबरेट ज्वेलरीज, टिपिकल इंडियन हेयर स्टाइल. ठीक है, ज्वेलरीज भी उनके ऊपर इस तरीके से डिजाइन की है, उसमें फिर इंडियन हेयर स्टाइल भी उसमें एडप्ट किया हुआ है. दिस कंपोजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ टिपिकल होयसालास पीरियड टाइम. एक एग्जांपल है टिपिकल होयसालास पीरियड ऑफ टाइम का, वेयर द इनट्रिकेट कार्विंग ऑफ द स्टोन शो द मास्टरी ऑफ द आर्टिस्ट. इसमें इस तरीके से पूरी स्टोरी को डिफरेंट लेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. उनको हर एक कर्व इन डेप्थ दिया जाता है, उसके ऊपर सॉफ्टनेस लाने के लिए भी अच्छे से डिजाइंस किए जाते हैं.
ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट उसमें चीज़ें एडिट की जाती है, जैसे डाली जाती हैं, जैसे कि ज्वेलरी है उसको इन डिटेल चीज़ें बताने के लिए। उसके बाद हेयर स्टाइल उन्होंने बताया है। फिर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का भी एक अच्छा उसमें कॉम्बिनेशन किया है और पूरी सिनेरियो को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द मास्टरी पीस ऑफ दैट टाइम, ऑफ दैट मतलब मास्टरी बोल सकते हैं हम लोग वो आर्टिस्ट की एट दैट टाइम और सालास पीरियड ऑफ स्टाइल। So here is one more picture around we have with us. You can also see in your book. Sura Sundari from Karnak, ठीक है। टाइटल है इसका सुरा सुंदरी फ्रॉम कोरोना स्टोन मीडियम है इसका एंड डेट गंगा डेंसिटी 12th सेंचुरी एडी का है। कोरोना का ओडिशा लिटिल मोर देन लाइफ साइज इसका है। अननोन आर्टिस्ट। Let's see in general description, the Sun Temple of Karnaka, one of the best great Orisian architectures, was built by King Narasimha Dev of the Ganga dynasty in the eastern coast of India, near Puri in Orissa. उस वक्त वहाँ पे ये डिजाइन किया गया था। किंग नरसिम्हा देव जो थे, ठीक है, गंगा डेंसिटी के, उस वक्त ईस्टर्न कोस्ट में इसको उन्होंने डिजाइन करवाया था, बुल्ट बनवाया था। The period was a different type of sculpture development. The temple is famous for its Gangetic structure. And the larger than life-size sculptures, the larger images, usually of black stone, have a little bit of affinity with a later Bengal style of a Pala period. This is also another period, Pala period. The modeling is tight and face is broad. मॉडलिंग इसकी टाइट की जाती थी और फेस ब्रॉड विद अ स्माइल। द वर्क्स आर रोबस्ट एंड हैव लूज elasticity. The sculptures of the temple increases beauty and aesthetic value of a temple. The large sun image and the female musician figures present a different kind of quality in this temple. ठीक है, सन इमेज है और फिर लार्ज सन इमेज और साथ में फीमेल म्यूजिशियन जो है उसको रिप्रेजेंट किया है। काइंड ऑफ क्वालिटी इन दिस टेंपल, this little more than life size female musician is one from the group of similar kind of sculptures. This female musician group are found on the terrace above the bottom and the middle tiles. They have been shown playing with a full confidence and delight. They are broadly carved. The figures are full of movement and volume. Each one is shown with a different kind of musical instrument. ये different सभी के पास different types of musical instruments होते हैं. The Sur Sundari is shown with a drum. In spite of big face with smile, the rhythmic action of the limbs and the slight tilt of the head presents and graceful beauty of this drummer. ये सारी चीजें इन लोगों ने इंक्लूड की है. Big face with a smile, rhythmic action, ठीक है, limbs and slight tiles of a head present a graceful beauty of his drumming. The soft curving of ornaments is between the breast enhance the softness of figure. अब उस figure का को softness लाने के लिए उन्होंने ornaments भी add किए हैं in between. The bends and curves of the figure represents a rhythm. The folds of depths and postures add to the rhythm of the figure. इस तरीके से इन्होंने पूरे के पूरे डिजाइन्स को बनाया है, इस पूरे स्कल्पचर को बनाया है, इतनी सारी चीजों को ऐड किया है, ठीक है. In this picture, so here we have completed this chapter also. Chapter number 3: History and appreciation of art from 13th century to 18th century AD. Let's see. After the decline of powerful ruling densities in the different parts of India, there were hardly any patrons to support a large-scale project of art during 12th century AD, except few constructions of temple in Rajasthan, Bengal, and Orissa. It was mainly restricted to building forts and maqbaras by the Muslim rulers
who did not patronize sculptural art, but this period enriched Indian art with a treasure of illustrated manuscripts. ठीक है, इस वक्त ये बनाने का थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आ गया था इस पीरियड में, जैसे कि कुछ ही कुछ कंस्ट्रक्शंस बाकी रहे थे राजस्थान, बंगाल और ओडिशा में। अदरवाइज इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस बिल्डिंग टू बिल्ड फोर्ट्स और मकबरास होते हैं मुस्लिम रूलर्स ने डाले, बट डिड नॉट पेट्रोनाइज स्कल्पचर्स आर्ट, बट दिस पीरियड एनरिच्ड इंडियन आर्ट। इसमें फिर इंडियन आर्ट का थोड़ा देखने मिला, ज़्यादा अच्छा वर्क, treated illustrated manuscripts. These manuscripts of Indian this period belong to the different religious sects like Hindus या फिर Jains या Buddhist, इस तरीके के इन लोगों के manuscripts देखने मिले different religious related. The main centers of this illustrated manuscripts पुनीत थे, जो वो बंगाल, गुजरात and बिहार में ज़्यादा देखने मिला। Manuscripts were made in a Bengal and Bihar under the patronage of Pala dynasty, and it shows a distinct style called Pala style. On the other hand, Jain religious manuscripts were written and illustrated in Gujarat. These punits और manuscripts are done on palm leaf. ये जनरली ये जो है manuscripts जो है वो palm leaf पे बनाए किया जाता था। The scripts are written in beautiful calligraphic art, leaving some space for illustrations. ठीक है, calligraphic way में आर्ट में लिखा जाता था, इसमें लिखा हुआ है leaving some space for the illustration. Temple architecture were also developed in some parts of India in this period. टेम्पल का भी आर्किटेक्चर देखने मिला इस पीरियड में in some parts of India. This period, among this, the marble temple complex of Dilwara at Mount Abu and terracotta temples of Bengal and Orissa are very beautiful. Rajput paintings and Mughal paintings flourished from the 16th century to 19th century AD. The Rajput paintings were combination of flock paintings, फॉक पेंटिंग ज़्यादा हुआ करते थे, एंड अजंता पेंटिंग्स, while मुगल पेंटिंग्स जो थे paintings were combination of Persian and Rajput paintings. After the 18th century, Indian art started decline. 18th century के बाद इंडियन आर्ट जो है वो धीरे-धीरे डिक्लाइन होने लगा। जो राजपूत पेंटिंग्स थे उसमें ज़्यादातर फ्लॉक पेंटिंग्स आया करते थे। फॉक पेंटिंग्स जो होते हैं कल्चर रिलेटेड जो होंगे, ठीक है, और उसके अलावा के अजंता पेंटिंग्स जो है उसमें मुगल पेंटिंग्स वर कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, ठीक है, पर्शियन के आर्ट्स का सारा कॉम्बिनेशन हुआ करता था। See in detail this painting, Srinagar. Style is Gul school, Gulay school. Period है 18th century. Artist का नाम है medium tempera. Gular was a small state near Kangra Valley, ठीक है, इस स्टेट का नाम है, and one of the most important centers of Pahari school of painting. The style of flourished between 1450 AD to 1780 AD under the different rulers of kingdom. different rulers इसमें आ गए इस kingdom को चलाने के लिए. Rural maintainer went through different stage of development under the influence of folk art of Mughal miniatures style. The rural painting reached its maturity in the 18th century. ठीक है, 18th century पे इसका अच्छा देखने मिला, एक अच्छा लेवल पे आ गया था 18th century तक, ठीक है. According to some scholars, the Pahari school had its origin. इसका origin Pahari schools रहा था, and origin it's in Guler, which influenced many other Pahari schools like Kangra. Guler paintings are categorized by genuine romanticisms of myth of Krishna and Radha, which is still living symbols of divine love. कृष्णा और राधा की जो स्टोरीज होते हैं उसके ऊपर बेस्ड हुआ करता था, ठीक है. स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत वर आल्सो यूज्ड एज अ थीम ऑफ ग्लोर पेंटिंग. इस तरह ये पेंटिंग में रामायण और महाभारत का भी कुछ स्टोरीज को ऐड किया जाता था, कुछ सीन्स को ऐड किया जाता था, मतलब इसकी पेंटिंग्स की जाती थी along with the royal portraits and court scenes.
The painting Srinagar is a typical Rajput painting with such a theme. A bride is being adorned for her wedding. ठीक है, वेडिंग के लिए वो ब्राइड प्रिपेयर कर रहे थे, and the figure are placed in a perfect harmony and balance against its architectural setting. A maid is preparing sandal paste in a foreground. Another woman is trying to anclate on the foot of the bride. There are two standing figures. One is holding a mirror and other one is making a garland of flowers. एक जो है दो फिगर्स है इसमें, एक जो मिरर को होल्ड करके खड़े हुए हैं और अदर इज मेकिंग अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स. A lady is busy in combining the bride's hair with an assistant. And allegedly a woman is supervising the whole procedure. The painter's mastery in influencing the essence of shyness and elegance in the posture of bride is noteworthy. ठीक है, जो shyness और elegance है posture of bride, इस तरीके से उसने जो आर्टिस्ट है उसने बनाया है. The exquisite faces, graceful attitude and soft harmony of colors are categorized. इस तरीके से उसने पूरे कलर्स का कॉम्बिनेशन किया है जो ये सारी चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं ब्राइड में ऑफ गुलर स्कूल. So this is what the whole picture represents. उसके बाद यहाँ पे भी एक पिक्चर है, ठीक है, जैन मैनिक्योर कल्पसूत्र अननोन है. जैन मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है 15th सेंचुरी की, टेम्परा ऑन प्लाम लीफ. जैन मैनिक्योर पेंटिंग्स वर डेवलप्ड ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 7th सेंचुरी से बनाए जाते थे. रिच इट्स मैच्योरिटी ड्यूरिंग 10th सेंचुरी, मैच्योरिटी पे आ गए थे 10th सेंचुरी पर. 15th सेंचुरी 18 जैन स्कल्पचर्स लाइक कालकंचार्य कंथा एंड Kalpasutra are illustrated with the images of Tirthankars like Parshvanath, Neminath, Rishabhnath and others. Most of the Jain miniatures were done during the 10th century AD. The important centers of these paintings were Punjab, Bengal, Orissa, Gujarat and Rajasthan. इन जगह पे ये सेंटर्स रहे थे, मेन सेंटर्स बन कर रहे थे ये सारे जो स्टेट्स हैं. The manuscripts are mainly made of plum leaf, so the paintings are also done it along with the script. The colors are made from locally available pigments. Pigments में जो locally available होते हैं उसमें से colors बनाए हुए होते हैं. Red and yellow are the most predominant shade, along with the gold and silver colors. Red और generally red color and yellow color ये हमेशा से एक दिखते थे, प्रोमिनेंट शेड के लिए यूज किया जाता था, along with gold and silver also. The human figures show some special characteristics in this paintings. Human figures ज़्यादा देखने मिलते थे इन paintings में. The faces are in a profile showing both the eyes in the frontal view. Thus one of the eyes has gone beyond to the outline of face. इस तरीके से eyes को डिजाइन किया गया था. The torsos of the figure are also in the frontal pose. Interestingly, female figures show lot of ornaments and jewelries on them. ठीक है, बहुत सारी ornaments और jewelries भी बताई होती है उसमें उन सारे figures पे. Lines are given almost emphasis in this paintings. There is a painting from Kalpasutra, a Jain book of rituals, Kalpasutras. The combination of this painting space a divide into few squares and rectangles. The figure of a man, woman, animals are set against a red background. इस तरीके से उनको सेट किया जाता है red background में. Each segment of format is outlined with a yellow color. Yellow color से डिजाइन किया होता है इसके outlines. Each segment narrates different sequence of story of Kalpasutras. The gold and ultramania are derived from gemstones. The style is full of folk elements like flatness of the form, stereotype, expression and lack of perspective. In spite of that, the artist's observations of architectural pattern and textile design is very interesting. ठीक है, जो उसका observation है, जिस तरीके से उसने पूरी डिजाइन को डिजाइन कलर्स प्रेजेंट किए हैं उसमें, जिस तरीके से उसने यहाँ पे कहा है कि different sequence of a story
अलग अलग सीक्वेंस है वो पूरी स्टोरी के, उसने पूरे रिप्रेजेंट किए हैं। गोल्ड एंड अल्ट्रामेंट डिप्राइव्ड ऑफ जेमस्टोन, स्टाइल इज फुल ऑफ फ्लॉक एलिमेंट्स लाइक फ्लैटनेस ऑफ द फॉर्म, फिर है स्टीरियोटाइप एक्सप्रेशन उसमें बताए हुए हैं, लैक ऑफ पर्सपेक्टिव। Despite of this artist observation of architectural pattern and textile design जो उसने पूरी अच्छी तरीके से बताई है, was very interesting. The fluent lines for the container and use of decorative dots enhance the beauty of this painting. और इसी पेंटिंग के अंदर उसने एक decorative dots का भी इस्तेमाल किया है जो ज़्यादा attractive लग रहा है इस वजह से, decorative dots को use करने की वजह से। So here we have another रसलीला, बिशानपुर टेराकोट्स, आर्टिस्ट अननोन है, साइट है पंचमुरा टेम्पल, फिर बिशानपुर वेस्ट बंगाल का है, पीरियड अराउंड 17th सेंचुरी, मीडियम है टेराकोटा स्टाइल्स। Bishanpur is a small town in the West Bengal. Once it was a capital of kingdom in the Bankura district. There are many small temples which are decorated with the terracotta tiles. ठीक है, tiles. This terracotta art reflects various culture, religious currents of 18th and 19th century AD. Most of the temples are dedicated either to Shiva or a Vishnu. ये जनरली ये एक स्मॉल टाउन है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टेम्पल्स तो है, बट उसमें ये कुछ टेम्पल्स हैं जिसमें ये टेराकोटा टाइल्स का इस्तेमाल करके इसको डिजाइन किया गया है। रिफ्लेक्ट्स वेरियस कल्चर, ये टेराकोटा टाइल्स जो है, ये आर्ट जो है, टेराकोटा आर्ट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है वेरियस कल्चर्स को, रिलीजियस उसमें आते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर डेडिकेटेड, इसमें ये जो टेम्पल्स हैं जो बनाए जाते हैं ये जनरली शिवा और विष्णु के हुआ करते थे मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स। द थीम ऑफ द टेराकोटा टाइल्स reflects divergent religious traditions. Figure of Shiva, Durga and Radha Krishna are seen along with the characteristics of Ramayana and Mahabharata. ये सारे characters को, मतलब जो gods हैं, goddess शिवा, दुर्गा एंड राधा कृष्ण, इन सब के साथ साथ रामायण महाभारत के सीन जो है वो भी इसमें बताए हैं। The artist took keen interest to depict the temporary social life as well. They represent various subjects relating to the human, animals and bird life. ये सारी चीजों को भी इसमें इंक्लूड किया है आर्टिस्ट ने। The temple architecture is based on the design of Bengali thatched hut type, is a single or a double stores. The walls are decorated with the small pieces of terracotta tiles. ठीक है, एक टेराकोटा स्टाइल से स्मॉल पीसेस से इसको डेकोरेट किया गया है, sticking them on the wall with a mortar. These clay tiles are made from a mold almost like a clay bricks की तरह जो मोल्ड होता है उसका, उससे इसको बनाया जाता है। They are burned to make it permanent in the form of terracotta. इसको बर्न भी किया जाता है कि इसको परमानेंट करना हो तब इसका इस तरीके से यूज करते हैं। रसलीला is a celebration of divine love of Radha and Krishna. ठीक है, रास लीला जो है is a celebrated of divine love of Radha and Krishna with their friends Gopis and Gopiyans. This beautiful panel is composed of 3 concentric circles within a square space. ठीक है, मतलब वो गोपीज और गोपियां जो होते हैं उनके साथ मिलकर जो ब्यूटीफुल पैनल ऑफ कंपोज ऑफ 3 concentric circles, ठीक है, within a square space. एक स्क्वायर स्पेस में ये चीज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। The middle circle is occupied by the figures of Radha Krishna. मिडिल जो स्पेस है उसको राधा कृष्ण के इससे रखा गया है along with the gopi. Other 2 circles show rows of figures holding each other's hands. Other जो 2 जो rows है वो एक दूसरे के hands पकड़कर वो खड़े हैं holding their hands. 4 corners of the squares are decorated with a human figure. Human figure से 4 corners को decorate किया है, animals and birds also. इस तरीके से पूरी पेंटिंग उन्होंने ये जो है वो की है। Not a kind of painting, it's an art जिसे इन लोगों ने क्ले और इससे यूज कर बनाई है, टेराकोटा जिसे हम लोग बोल रहे हैं। Okay, so here is 3.3